अभी माजी के तजर्बात का जिक्र कर रहे थे कि माजी में जब आप देखते रहेंगे तो आप परेशान रहेंगे, नफ्सियाती मसाइल का शिकार होंगे। और मैं डॉक्टर शाहिद रशीद साहब का तारुफ कराती चलूँ कि ये माइंड साइंसेस के भी एक्सपर्ट हैं। इन्होंने माइंड साइंसेस की ट्रेनिंग मिनेसोटा यूनिवर्सिटी यूएसए से ली है और ऑस्ट्रेलिया से रेकी की तरबियत ली है। और माइंड साइंसेस का ये प्रिंसिपल होता है कि सबसे पहले जो आपकी माजी की बुरी यादें होती हैं उन्हें आपके जहन से इरेज किया जाता है और फिर आप अपने आप को पीसफुल और पुरसकून महसूस करना शुरू कर देते हैं। अब डॉक्टर साहब की जो मुझे खास चीज़ नज़र आई कि ये 30 साल बतौर जनरल फिजिशियन इन्होंने प्रैक्टिस की, लेकिन रवायती तरीका इलाज को नहीं अपनाया, क्योंकि जो हमारी रवायती मेडिसिन है वो सिम्टम्स पे जोर देती है, जबकि ये होलिस्टिक डॉक्टर हैं। होलिस्टिक मेडिसिन बीमारी को जड़ से ख़त्म करने पे जोर देती है। दूसरा, इन्होंने होम्योपैथिक तरीका इलाज को अपनाया जिसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, और डॉक्टर हानेमन का इजाद करदा ये तरीका जादुई असर रखता है। डॉक्टर साहब की और भी मुतअद्दिद ट्रेनिंग्स हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, शौकत खानम हॉस्पिटल से, फैमिली फिजिशियंस एकेडमी से, और ये खुराक पे तवज्जो देते हैं। 80% इलाज ये खुराक के ज़रिए करते हैं, 20% मेडिसिन, और वो भी होलिस्टिक मेडिसिन होती है। और डॉक्टर साहब रहमान फाउंडेशन में हर हफ्ते एक लेक्चर भी देते हैं ज़ियाबतीस के हवाले से। ये ज़ियाबतीस के एक्सपर्ट हैं और इसके अलावा मोटापा और हाइपरटेंशन के हवाले से भी ये लोगों को गाइड करती हैं, और इनके इलाज से लातादाद मरीज़ मुकम्मल तौर पे शुगर से और ज़ियाबतीस से छुटकारा हासिल कर चुके हैं। और मैं डॉक्टर साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और अपना तरीका इलाज हमारे साथ शेयर करें और हमें अपने तजर्बात से मुस्तफ़ीद करें। Thank you very much. Mashallah, it's a good gathering, and I start off with a lot of thanks to you people, and I'm really pleased to have this opportunity to speak in front of such an august house, और स्पेशली यहाँ पर मसूद साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपका CTN का अदारा जो बड़ा अच्छा काम कर रहा है उस हवाले से और हमें प्रोवाइड किया है, और इस तरह जो लाहौर विमेन लाइफ क्लब है इसके हवाले से भी मुझे शुक्रिया अदा करना है कि आप लोगों की एफर्ट से, स्पेशली मैडम फिरदौस खुसूसी एफर्ट से इस सिलसिले में कि वी हैव अरेंज्ड दिस लिटिल गैदरिंग ओवर हियर। तो आज का हमारा बेसिकली टॉपिक तो डायबिटीज़ कह सकते हैं, डायबिटीज़ के बाद काफ़ी करेंगे, लेकिन ओवरऑल मेरी ख्वाहिश होगी कि हम डायबिटीज़ को सिर्फ आइसोलेट करके ना देखें बल्कि ओवरऑल हेल्थ के हवाले से देखें। वी आर गोइंग टू टॉक लॉट अबाउट अदर एस्पेक्ट ऑल्सो, एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हेल्थ विद सर्टेन पैरामीटर्स इन माइंड, इन साइंटिफिक, नेचुरल एंड इफेक्टिव अप्रोच। इसको मैं थोड़ा सा एलेबरेट करना चाहता हूँ ताकि हमें स्कोप ऑफ टॉपिक हमारे जहन में रहे, उसके मुताबिक हम चलते रहें। तो पहली बात तो ये है कि वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ। व्हाई शुड वी टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ? हम कॉमन सेंस की बात है ताकि लाइफ कंफर्टेबल गुजर सके, ये बिल्कुल एक अच्छा ऑब्जेक्टिव है, लेकिन इससे भी एक हायर ऑब्जेक्टिव अगर रखें, जैसे भी तिलावत भी बड़ी खूबसूरत तिलावत की गई, उसने कहा कि अल्लाह खालिक है, बारी है, मुसव्विर है, तो अल्लाह ताला ने हमें बनाया है तो इतना खूबसूरत अंदाज में बनाया है, तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि इस खूबसूरती को, जिस्म की हर चीज़ को मेनटेन करें। ये जिम्मेदारी हमारे पे है कि हम इसको कैसे लेके चलते हैं आगे। तो ये बेसिक पर्पस होना चाहिए, व्हाई शुड वी टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ। तो ईमान के बाद कहते हैं सबसे बड़ी नेमत जो है दुनिया में, सबसे बड़ी नेमत वो सेहत है, जिसको हमने हर लिहाज से मेनटेन करना है और उसके बारे में सोचना है, और सोचना भी इस अंदाज में है कि साइंटिफिक अप्रोच होनी चाहिए, कोई प्री कंसीव्ड आइडियाज ना हो कि हाँ जी फलां ने कह दिया तो बस मुझे ये कल मेडिसिन लेनी है, बल्कि इसके कुछ साइंटिफिक रीजन हो कि व्हाई शुड वी अडॉप्ट दिस मेथड है, व्हाई शुड वी अडॉप्ट दिस पर्टिकुलर पाथवे टू लुक आफ्टर हेल्थ। और दूसरा ये है कि इसके अंदर नेचुरल टूल्स इस्तेमाल किए, जितने भी इसकी आपने रिकवरी करनी है हेल्थ की, उससे एज फार एज पॉसिबल यू शुड स्टे क्लोज टू द नेचर। नेचुरल मेडिसिन जब देते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ही कम होते हैं, बहुत मिनिमल होते हैं, बिकॉज यू आर कंपैटिबल विद द नेचर, योर बॉडी इज इन नेचुरल फॉर्म एंड यू जस्ट कीपिंग इट इन नेचुरल सिमेट्री हो जाए। तो ये दूसरा हमारा असूल होना चाहिए कि जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके नेचुरल मेडिसिन ली जाए। और लास्ट ये है कि इफेक्टिव टूल्स, इफेक्टिव रिजल्ट हों उसके,
इफेक्टिव रिजल्ट से मुराद ये है कि इसको आप मेजर करें। कोई भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले आप अपने टेस्ट लें, पैथोलॉजिकल टेस्ट, लैब टेस्ट हो, और विद इन 1 month और 2 months, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए किसी भी तरीके इलाज को। अगेन यू शुड अंडरगो द टेस्ट एंड देन सी व्हाट आर द रिजल्ट्स। इफ यू आर मूविंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, यू आर इम्प्रूविंग द थिंग्स, हैविंग द थिंग्स इम्प्रूव्ड ओवर देयर, देन यू शुड कंटिन्यू ऑन द सेम पाथ। लेकिन जब तक ये एविडेंस आपके पास नहीं है तो ऐसी बिला वजह ट्रीटमेंट नहीं चलना चाहिए। तो ये हमारा आज का स्कोप है कि इसको हमने लेके चलना है। इससे पहले थोड़ा सा जैसे कि इट्स कस्टमरी आल्सो एंड इट्स right of everybody who is discussing with the physician that he should know about the physician. I'd like to introduce myself a little bit more. डॉक्टर साहब ने काफ़ी डिटेल बात कर दी है, जिन तक एस्पेक्ट्स हैं वो मैं कवर कर दूँ ज़्यादा अच्छा है। नाम मेरा अपने सामने है, 30 years प्लस एक्सपीरियंस है। ह्यूमन बॉडी के बारे में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के थ्रू मेडिकल कॉलेज में स्टडी किया, डिजीज़ को पैथोलॉजी का एक सब्जेक्ट होता है उसके बारे में इस तरह अंडरस्टैंड किया। इसके बाद पास डिफरेंट हो जाते हैं, यहाँ तक कॉमन है अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बॉडी। देन आफ्टर दैट थेरेपेटिक जो अप्रोच है वो मैंने अप्रोच अपनाई है केमिकल या नेचुरल की कौन सी की जाए, तो मैंने अपने दौर पे नेचुरल होम्योपैथिक अप्रोच को अपनाया बाद में कि ये अप्रोच अपनानी चाहिए। इसके अलावा होलिस्टिक अप्रोच है मेरी, और उस पर मुख्तलिफ मिनेसोटा से मुझे करने का इत्तेफाक हुआ है और रेकी मुझे ऑस्ट्रेलिया से करने का इत्तेफाक हुआ है। तो ये चीज़ें हैं जो साथ लेके चलती हैं। इससे ओवरऑल कंप्लीट बॉडी of the mind is not there, but the soul and spirit is also there, और माइंड को साथ लेके चल रहे होते हैं। इससे जब हेल्थ मिलती है तो परमानेंट हेल्थ होती है। इसके अलावा जो है प्रोफेशनल बॉडीज हैं यूनाइटेड स्टेट्स में बनी हुई, ये बड़ी अच्छी इफेक्टिव होती हैं। जैसे अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन सुना होगा, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन है, ऐसी एक अमेरिकन होलिस्टिक हेल्थ एसोसिएशन भी वहाँ पर पड़ रही है। तो मुझे अपना प्रोफाइल भी सेंड करने का इत्तेफाक हुआ, दे वर गुड इनफ टू गिव देम मेंबरशिप एंड बिकेम फर्स्ट पाकिस्तानी टू बिकम द मेंबर। वहाँ पर फ़ायदा ये होता है कि मुख्तलिफ प्रोफेशनल जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं, कोई नई रिसर्च आती है वो शेयर की जाती है, कोई कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं वो शेयर की जाते हैं, तो यू कीप लर्निंग न्यू थिंग ओवर देयर। बस यहाँ तक तो मेरा है, लेकिन ऑब्वियसली जो अप्रोच इंसान लाइफ में अपनाता है उसमें पास्ट लाइफ का बड़ा रोल होता है कि पिछले 20-25 साल या पहले लाइफ कैसे गुजारी, कहाँ से हैबिट पैटर्न, थिंकिंग स्टाइल कैसे अडॉप्ट किया। तो मेरा बैकग्राउंड बेसिकली पाकिस्तान एयरफोर्स से रहा। आई वाज पायलट ओवर देयर एंड क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर आल्सो देयर। ये मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि पाकिस्तान एयरफोर्स की लाइफ आपको मालूम है कि बड़ी चैलेंजिंग लाइफ है, बड़ी थ्रिलिंग तो है ही, बट इट्स वेरी डिमांडिंग ऑल्सो and it's very unforgiving also. For that reason they have got very good SOPs and procedures over there. तो इनसे मैंने कुछ सीखा इन प्रोसीजर से, और उसको मैंने लाइफ हैबिट पैटर्न बनाया, अच्छी हैबिट पैटर्न बनाया, और उसी को मैंने मेडिकल प्रोफेशन में भी अडॉप्ट करने की कोशिश की। उनमें से एक चीज़ जो थी वो रैशनल थिंकिंग है। रैशनल थिंकिंग का मुराद ये ली जाती है कि जो भी आपको तरीका बताएं कि इस रास्ते पे चले, तो यू मस्ट क्वेश्चन इट फर्स्ट and you must try to understand the reason that why should I adopt this method, why should I adopt this pathway। तो अगर आप उसको समझ जाएंगे तो उस पर चलना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो यही बेहतर मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। दूसरा बड़ा असूल जो यहाँ पर देखा है वो एविडेंस बेस्ड डिसीजन है। जो डिसीजन हो तो किसी बाइसिस की बेसिस पे ना हो। पेशेंट का हक बनता है कि आप जितना भी एविडेंस बेस्ड डिसीजन उसके बारे में लें वो वही उसके लिए सेफ होता है। तो एविडेंस बेस्ड डिसीजन के ऊपर सारी की सारी मेडिकल प्रैक्टिस एग्जिस्ट करती है। तो लोकल ट्रेनिंग भी पाकिस्तान एकेडमी फैमिली फिजिशियन से करने के इत्तेफाक हुआ, बाहर से हार्वर्ड मेडिकल से किए हैं। और लास्ट लैंड में मुझे यूएई में काफ़ी काम करने का मौका मिला। वहाँ पे इतना इजी नहीं है ये होम्योपैथी या नेचुरल मेडिसिन का। वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है वो स्पेशल अपने एग्जाम लेती है, जो क्लियर करता है उसे ओनली दैट पर्सन इज परमिटेड। क्योंकि वहाँ पर आते हैं लोग श्रीलंका से आ रहे हैं, जर्मनी से आ रहे हैं, चाइना से, इंडिया से, तो हर एक के अपने अपने स्टैंडर्ड होते हैं, लेकिन ये लोग अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक चेक करते हैं और उसके मुताबिक फिर लॉ करते हैं। तो आई हैपेंड टू वर्क ओवर देयर, इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। एंड नाउ आई एम ट्रीटिंग बेसिकली द पेशेंट्स ऑफ ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ओबेसिटी एंड थायराइड। इनके ऊपर मैंने फोकस कर दिया, जनरल प्रैक्टिस सब दी। बस इट इज ऑल आई हैव टू ड्रॉप। और आज लोग में आते हैं मेन टॉपिक की तरफ।
जनरल बीमारियां जो हैं जो बहुत कॉमन हैं उससे हम लोग स्टार्ट लेते हैं और उसमें कोई अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहे कोई भी डिजीज़, एक तो डायबिटीज़ हो जाएगी हमारी आपका टॉपिक, और कोई डिजीज़ बड़ी कॉमन जो हो आपके जहन में आती हो जी। हाँ, ब्लड प्रेशर इज वेरी वेरी रियली कॉमन, इज वेरी अनफॉर्चुनेट बट इट्स रियली इंक्रीजिंग नंबर ऑल्सो। और कोई चीज़ आर्थराइटिस जॉइंट्स का प्रॉब्लम आ जाता है। इसके अगर स्टार्ट करें तो जब मैंने कलेक्शन की है, बेसिकली ओबेसिटी इज वन ऑफ द मेन रूट कॉज ऑफ मेनी डिजीज। तो ओबेसिटी से पहले टेंडेंसी टू ओबेसिटी होती है, इसको हम किसी तरह ओवरलुक कर रहे होते हैं, तो इट बिकम्स ओबेसिटी प्रॉब्लम एंड देन इट टर्न्स आउट टू बी टेंडेंसी टुवर्ड्स डायबिटीज, दैट इज कॉल्ड प्री डायबिटीज। और प्री डायबिटीज ऐसी स्टेज है कि अगर इस पर इंसान पता चल जाए और इस पर कंट्रोल करना शुरू कर दे, इट्स वेरी इजी, बट अनफॉर्चुनेटली पीपल रियली डोंट नो अबाउट दिस स्टेज टिल द टाइम दे आर फुली डायबिटिक, ओनली देन दे कम टू नो अबाउट इट। इसको आप हैरान हो गए, अमेरिका जैसे कंट्री में भी जहाँ पर इतना एजुकेशन लेवल है, वहाँ भी फिगर्स भी ऐसे आते हैं अबाउट 84% ऑफ द पीपल दे डोंट नो अबाउट द प्री डायबिटीज स्टेज दे हैव एंटर्ड। तो एक ये स्टेज होती है, इसके बाद डायबिटीज आ जाती है, फैटी लिवर है, ये भी इसी सफ़र का एक मरला है। फिर आपका डिस्लिपिडीमिया हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, ब्लड जो एसोफेजियल प्रॉब्लम है और IBS के प्रॉब्लम्स आते हैं, जॉइंट प्रॉब्लम्स, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, हार्ट डिजीज और इस तरह दूसरी प्रॉब्लम जो आती है मल्टीपल फैक्टर्स आके। ये डिजीज है मुख्तलिफ जो कॉमन है, वेरी कॉमन। इसमें अगर ये फैलाव तो इनका बहुत ज़्यादा नज़र आता है, लेकिन जो नई रिसर्च आई है दैट्स वेरी हार्टनिंग इन वन रिस्पेक्ट कि इस सब का कॉज कॉमन मिला है, इस सब का कॉज एक है, सिंपल वन कॉज इज देयर। इफ सम और अदर वी कैन गेट होल्ड ऑफ दैट कॉज, वी कैन गेट रिड ऑफ दिस ऑल दिस प्रॉब्लम। और वो से क्या कहते हैं, उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। लाइट सही है, इसको हम ऑफ कर लेते ज़्यादा बेटर हो, ये बंद हो सकते हैं, सही नजर आ रहा है, नजर आ रहे थे। ओके, इंसुलिन रेजिस्टेंस इज द मेन थिंग which is contributing directly or indirectly to all these situations. If some or the other we can control this insulin resistance, we can really 100% reverse the situation from any stage. किसी भी स्टेज अगर आप हैं, तो इट्स वेरी वेरी लॉजिकल। इंसुलिन रेजिस्टेंस इतनी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसके बारे में बात करने से पहले मैं इसके अंदर सबसे अहम जो चीज़ आती है शुगर आती है, जो डायबिटीज़ है। इसके बारे में थोड़ा सा डाटा आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। तो डाटा इसलिए शेयर करना है कि डायबिटीज़ इज ए डिजीज अबाउट विच नॉर्मली पीपल आर वेरी नॉन सीरियस, तो इसकी तकलीफ डायरेक्ट कोई नहीं होती है। ज़्यादा है कि यूरिनेशन ज़्यादा हो जाती है, जो और ऐसे प्रॉब्लम आते हैं, अदरवाइज कोई ऐसा हेडेक नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो इसको लोग लेके चल रहे होते हैं। तो इसके बारे में जो है डाटा कुछ मैंने लिया है, सिवियरिटी ऑफ प्रॉब्लम जो है इसकी बहुत ज़्यादा है। इट इज़ रियली टर्न इनटू एन एपिडेमिक, ओबेसिटी और डायबिटीज दोनों, और इनका फैलाव और इनकी वजह से जितनी डेथ हो रही है, प्रिवेलेंस और प्लस मोर्टेलिटी जो है, ये आप सुन के शायद हैरान होंगे कि ये पैंडेमिक जो भी गुजरा है हमारे कोविड-19, उससे बहुत 10 टाइम्स ज़्यादा है फिगर। इतनी ज़्यादा इसका फैलाव है और तेज़ी से हो रहा है, और इतने ज़्यादा इसकी डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा है। बट समहाउ वी डोंट टॉक अबाउट दैट। एनीवे, कुछ डाटा मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सोर्स ऑफ डाटा इज वेरी क्रेडिबल वन। CDC सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ये टॉप ऑफ अदारा है USA का, यहाँ से भी डाटा लिया है। स्टैटिस्टिक्स वेरी गुड पोर्टल, नेशनल लेवल पे रिसर्च पोर्टल है, और ऐसी IDF है, नेशनल डायबिटीज फेडरेशन, इनके मैंने वेबसाइट से कुछ डाटा लिया है। पहला जो इंफॉर्मेशन आती है वो ये कि प्री डायबिटिक सिचुएशन जो है अमेरिका के अंदर 1:3 है, 1:3, और जो प्रॉपर डायबिटिक है वो अबाउट 27% है वहाँ पर। एक रिसर्च बड़ी अच्छी कैरी आउट हुई है विच इज स्प्रेड फॉर अबाउट 38 years, स्टार्टिंग फ्रॉम 1980 to 2018। इसमें जब स्टार्ट किया 2080 में पहुँचने पहले 1980 में, तो फिगर वॉज 5.5 बिलियन जो डायबिटिक पेशेंट थे
से लेकिन जब कंप्लीट किए ना रिसर्च 2018 तक गए हैं तो इट टर्न आउट टू बी 25 मिलियन प्लस डायबिटिक पेशेंट हो गए और टोटल राइज जो है 500% राइज करते हैं। ये सारी केटर करने के बावजूद है, इसके साथ पॉपुलेशन में भी इंक्रीज हुआ है। द पॉपुलेशन इंक्रीज इज वेरी मार्जिनल एज कम्पेयर टू दिस वन। And just think of it that this has happened in a country where you have all sorts of medical facilities available, all sorts of latest research available, and top-class doctors available. So whatever method has been applied, this is the result which is given us this big picture over there. तो ये बहुत important data है जो आया है। ये तो है past years का क्या है। Future के बारे में WHO और दूसरे अदारे क्या predict कर रहे हैं? That is also to be seen. Future वो कह रहे हैं कि ये ऐसी चीज है जो कि totally हमारे से out of control हो जाएगी। इसमें next 25 years का 2045 तक का ये डाटा है। 2045 तक क्या बनेगा? तो अमेरिका के बारे में, नॉर्थ अमेरिका के बारे में कह रहे हैं 33% राइज होगा डायबिटिक पेशेंट्स में। साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका 55% राइज। मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, ये पाकिस्तान भी इसी एरिया में फॉल कर रहा है, जो ब्राउन का कलर हो रहा है, तो इसमें ऑलमोस्ट 100% इंक्रीज हो जाएगा, 25%, डिस्पाइट ऑल द करेक्टिव मेजर्स बीइंग अप्लाइड। और ऐसे अफ्रीका में 143% और ओवरऑल वर्ल्ड में 51% इंक्रीज हो जाएगा। तो ये इतने ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, ये इसके बारे में हमें कुछ ना कुछ सोचना है, सीरियसली सोचना है। और इसको बहुत बड़े इस 21st सेंचुरी का बहुत बड़े हेल्थ चैलेंज भी कहा गया है। अब पाकिस्तान के हवाले से ये न्यूज़ में न्यूज़ आई थी कि अबाउट 90,000 प्लस पेशेंट जो हैं एवरी ईयर दे डाई टोटली कम्प्लीटली ड्यू टू डायबिटीज़। पर ये चीज़ें हैं। बैक हम अपने कॉमन कॉज पे आते हैं। कॉमन कॉज हमने था इंसुलिन रेजिस्टेंस देखा है इन सब बीमारियों में। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक ऐसा नहीं है कि आज कुछ चीज़ पता चल रही है। अमेरिका में काफ़ी रिसर्च होती रहती है। फॉर लास्ट अबाउट मोर देन 10 years or so, people are working on this methodology and they are treating the patients and having very good results. इनमें चंद एक डॉक्टर्स के मेंशन में करना चाहता हूँ because I got inspiration from them also. डॉक्टर रॉबर्ट बी बैरन हैं, ये टीचिंग प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया के, ये भी इसी पे काम कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। जेसन फंग, वेरी फेमस डॉक्टर ऑफ कनाडा, इनका बेतहाशा काम है इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस पे, डायबिटीज रिवर्सल पे। डॉक्टर स्टेनबर्ग है यूएसए की, इनका भी काफ़ी रोल है। सारा हार्बर्ग है, ये भी टीचिंग प्रोफेसर है और इनका भी बहुत ज़्यादा इस पर वर्किंग पे है। डॉक्टर एरिक बर्ग है, वेरी फेमस पर्सन, लॉट ऑफ वर्क ही हैज डन ऑन दिस टॉपिक। तो ये लोग हैं जिन्होंने इस पर काम किया है और मजीद कर रहे हैं और इसी से रिसर्च जो है बाकी स्पिल ओवर अब हो रही है दूसरे कंट्रीज के अंदर भी। तो पाकिस्तान ने इसको एज ए मिशन टेकअप किया है लोगों को अवेयरनेस देने के लिए इसके बारे में और सारे के सारे चीज़ें बताने। तो हम आते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस आखिर है क्या चीज़। इंसुलिन रेजिस्टेंस पहला क्वेश्चन ये आता है, जस्ट टू वर्ड्स ओवर हियर, वन इज रेजिस्टेंस, अदर वन इज इंसुलिन। रेजिस्टेंस वी अंडरस्टैंड, कोई भी चीज़ मतलब काम करने में उसमें रुकावट पड़ जाए तो उसे रेजिस्टेंस कह देते हैं। इंसुलिन में कोई साथी हमारे बताएं इंसुलिन क्या चीज़ होती है, एनी इनपुट, एनी कंट्रीब्यूशन? डॉक्टर आपसे जी पूछना भी। It's a hormone produced by the pancreas. वेरी गुड। हार्मोन है और पैनक्रियास प्रोड्यूस करते हैं, ये तो बात सही है, यहाँ पे बिल्कुल सही है। लेकिन क्यों प्रोड्यूस करते हैं? To control the sugar level. टू कंट्रोल द शुगर लेवल। ये एक वर्ड बड़ा अहम है, इसलिए हम कह रहे हैं इसको नोट करना है। ठीक है, काफ़ी तक सही है जी। बेसिकली हार्मोन है, हार्मोन वो चीज़ें होती हैं जो हर वो चीज़ मौजूद होती है, लेकिन जब उसकी ज़रूरत पड़ती है तो कोई काम करने के लिए आता है, उससे रिलीज किया जाता है। एक ग्लैंड है हमारे पैनक्रियास, वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड, तो वो इसे स्क्रीट करता है। स्क्रीट किस टाइप करता है? जब हम कोई चीज़, ऐसी चीज़, मीठी चीज़ खा लेते हैं या कार्बोहाइड्रेट खाते हैं जो अंदर जाकर शुगर बन जाती है। मीठी चीज़ या शुगर जो चीज़ है बेसिकली खाते हम इसलिए है कि हमें बॉडी में एनर्जी चाहिए। इफ आई एम मूविंग माई हैंड ओवर हियर आई एम कंज्यूमिंग एनर्जी, और एनर्जी का सोर्स जो है वो शुगर है या कार्बोहाइड्रेट से शुगर बन के बॉडी में कन्वर्ट होती है। तो शुगर जो है हमें एनर्जी के लिए ज़रूरी है, तो उसके लिए ये इंसुलिन का काम आ जाता है। होता यह है कि कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं
रोटी है, चावल है, इस तरह की चीज़ें हैं, तो ये जैसे हम खाते हैं तो ये शुगर में ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है बॉडी में। अब ग्लूकोज जो है ये हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर एंटर नहीं हो सकता, ये कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाया अल्लाह ताला ने, बॉडी के सेल्स इसे एंट्री अलाउ नहीं करते टिल द टाइम हार्मोन ऑफ इंसुलिन कम्स ओवर देयर। इंसुलिन का हार्मोन आता है वहाँ पर तो फिर लेट्स से समझ लें कि दरवाज़ा खुलता है सेल का और फिर ये एनर्जी अंदर चली जाती है। तो ये रोल है हमारे इंसुलिन का। तो जैसे ग्लूकोज का शुगर का लेवल बढ़ता है तो ब्रेन सिग्नल भेजता है पेनक्रियास को क्योंकि शुगर लेवल बढ़ रहा है, शुगर अगर ड्रॉप करनी चाहिए सेल्स के अंदर तो आप प्लीज हार्मोन रिलीज करें इंसुलिन के, तो फिर वहाँ से इंसुलिन रिलीज होती है। तो ये सारा मैकेनिज्म है, ये बहुत अहम है समझना। अगर हम इसे समझ लेंगे तो बाकी की सारी बात आगे उसको बड़ी इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। इसको मज़ीद एलैबोरेट करने के लिए जस्ट टेक एडवांटेज ऑफ सम पिक्चर्स। ये चीज़ इस तरह एक्सप्लेन की गई है। दिस साइड इज बॉडी सेल, शो किया गया है येलो से कलर का, एंड दिस साइड इज ब्लड वेसल। ब्लड वेसल है, उसके अंदर बाकी सब चीज़ें घूम फिर रही है, प्लेटलेट्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, एवरीथिंग इज ओवर देयर। यहाँ इसी के अंदर हमारे पास शुगर आई है और इंसुलिन का एक हार्मोन भी आया है। तो यहाँ पर अब ये दरवाज़ा बंद है, इस सेल के अंदर नहीं जानते इंसुलिन का हार्मोन आके जो भी ट्रिगर करता है, एक्शन जो करता है उससे हिसाब से सिग्नल जाता है और ये डोर ओपन हो जाता है और ये शुगर के जो बैग्स हैं उठा के अंदर अपना शुगर देता है। टिल द टाइम द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल इज फुलफिल्ड, लेट्स से 10 बैग्स रिक्वायरमेंट थी और 10 बैग लगा देते हैं। Have this mic also? The other one? Follow my mic? Do we need this? लेजर है, लेजर। इस पे आ जाएगा। Anyway, we're back here. So this is the role insulin is to play over there, which is very important. It is very important because sugar has to enter into the cell to give the energy. अच्छा, यहाँ तक तो नॉर्मल है फंक्शन, जो नॉर्मल बिल्कुल मैकेनिज्म होना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि यहाँ के बाद जब बॉडी सेल की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है तो इसके बाद फिर हम दोबारा कुछ ना कुछ खा लेते हैं। किसी के पास गए, चलो कोल्ड ड्रिंक्स लें, कुछ स्नैक्स हो जाए, तो फिर विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी सेल्स हम दोबारा कुछ खाते हैं। जैसे वो खाते हैं तो अगेन फिर इस साइड तो वही मैकेनिज्म शुरू हो जाता है, यहाँ पर फिर दोबारा शुगर लेवल राइज करता है ब्लड वेसल्स के अंदर और उसके लिए फिर इंसुलिन मजीद रिलीज होती है। अब वहाँ पर दरवाज़ा बंद हो चुका है, अब एक सेल काम नहीं कर सकता तो इंसुलिन जो है जैसे मोर देन 10 सेल्स और 10 हार्मोन ज़्यादा सेल्स आते हैं और अल्टीमेटली उस दरवाजे को तोड़ देते हैं और सेल्स के अंदर मजीद शुगर अंदर ढोल देते हैं। So now what's happening over here, that the sugar which was not required by the cell, that has been forced into it, rammed into it, और वो जो है एक्स्ट्रा शुगर आ जाती है। इसके बाद फिर थोड़ी देर बाद दोबारा फिर वही चीज मैकेनिज्म चलता है और जो सेल है और फिर हम कुछ ना कुछ खा लेते हैं और अगेन फिर कोई मैकेनिज्म चल रहा है और अगेन फिर एक्स्ट्रा शुगर जो है सेल के अंदर एक्स्ट्रा स्टोर होती रहती है। तो अल्टीमेटली एक स्टेज आती है कि यहाँ पर ये दरवाज़ा जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सेल रेजिस्ट करता है, उसको अपोज करता है और वो लेट्स से इसको जैसे पिक्चर में शो किया है लॉक भी लगा देता है वहाँ पर, तो इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है अगर आपने देखा हो तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है पहले ग्रीन ये दरवाज़ा था और बाद में मुख्तलिफ कलर बनते चले गए। इंसुलिन रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ द इंसुलिन। जितनी इंसुलिन बढ़ती जा रही है इसको ब्रेकअप किया जाता है तो नई रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। जितनी रेजिस्टेंस इधर बनती है उतनी ज़्यादा इंसुलिन आ रही है। तो बोथ दी थिंग्स आर मल्टीप्लाइंग ईच अदर। ये इंपॉर्टेंट है नोट करने के लिए। तो इंसुलिन जितनी बढ़ रही है उतनी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है। तो
तो ये है जो रोल जो असल में हो रहा है। और इसमें होता क्या है, जब एक्स्ट्रा शुगर चलेगी, एक्स्ट्रा इंसुलिन जो आ रही है वो क्या रोल अदा करती है। एक्स्ट्रा इंसुलिन जो है वो एक बहुत ज़बरदस्त काम करती है बॉडी के अंदर, जो बाहर कहीं भी किसी भी फैक्ट्री में, किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में नहीं होता। वो ये करती है कि जो शुगर होती है, जो कार्बोहाइड्रेट्स हमने शुगर ली है, इसको फैट्स में कन्वर्ट कर देती है। ये ऐसे जैसे आप कहेंगे अभी एक रोटी का टुकड़ा है, इसका मक्खन बना दें। इट्स नॉट पॉसिबल थ्रू एनी केमिकल प्रोसेसेस इन द वर्ल्ड, इट इज नॉट पॉसिबल, बट दिस इज हैपनिंग वेरी मच देयर इन द बॉडी। तो ये जो एक्स्ट्रा इंसुलिन है, इन शुगर को फैट्स में कन्वर्ट कर देती है, और ये फैट सेल जो है ये फिर मुख्तलिफ बॉडी के हिस्सों में डिपॉजिट करना शुरू कर देती है। तो ये पहला इफेक्ट है इंसुलिन रेजिस्टेंस का, इंसुलिन के बढ़ जाने का, कि ओबेसिटी पैदा होती है। दूसरा इफेक्ट इसका डायबिटीज है, दैट इज वेरी वेल अंडरस्टूड, कि जितनी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है उतनी शुगर को अंदर एंटर होने का मौका कम मिल रहा है। ऐसे हाइपरटेंशन भी इसका एक रिजल्ट है, बिकॉज इंसुलिन इटसेल्फ इज अ वाटर रिटेनिंग, इट हैज गॉट वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, तो इससे हाइपरटेंशन बढ़ती है। फैटी लिवर, जहाँ बाकी बॉडी में फैट डिपॉजिट करते हैं इंसुलिन, उस तरह लिवर को भी ये फैट डिपॉजिट करते हैं, तो फैटी लिवर भी इसका एक चीज है। और ऐसे हाइपरलिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड से बढ़ते हैं, ये चीजें इससे बढ़ जाती हैं। तो ये इफेक्ट है इसका। आई जस्ट टेक अबाउट 5 इफेक्ट्स ओनली, देयर आर द मल्टीपल एंड न्यूमरस इफेक्ट्स ऑफ द इंसुलिन व्हिच आर एडवर्सली अफेक्टिंग आवर हेल्थ। यहाँ तक तो बात सही हो गई कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है, उसके बैड इफेक्ट्स क्या हैं। अब लाजिम वाले क्वेश्चन आता है, इंसान अपने बारे में सोचता है कि मुझे तो नहीं इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, तो इसके लिए बड़ा अच्छा मैकेनिज्म है। पहली बात तो ये है कि कोई भी बॉडी में ऐसा स्वेयर चीज आती है तो अल्लाह ताला ने उसको बड़ा अच्छा निज़ाम रखा हुआ है, हमारी बॉडी खुद बोल के बताती है, उसको साइंस एंड सिम्टम्स कहते हैं। तो एक साइन एंड सिम्टम जो है हंगर है, ऐसे पेशेंट को हमेशा भूख ज्यादा लगेगी, थोड़ी देर बाद फिर उसे खाने कुछ ना कुछ दिल करेगा। लेथार्जिक फील करता है, फटीग फील करता है, पुअर फोकस होती है मेंटली, अगर कोई काम उसे दे तो उसका बस थोड़ी देर करेगा, बस थक जाता है जल्दी, वो तो कहता है बाद में करेगा, मेंटल फोकस नहीं करता। वेट गेन हो जाता है, और बेली फैट, स्पेशली इस एरिया में फैट बहुत डिपॉजिट होती है। ये चंद एक जो है साइंस सेंटर, मैंने यूके की वेबसाइट है diabetes.co.uk, वहाँ पर लिस्टेड है। इसी तरह कुछ और भी हैं। एक फटीग आफ्टर मील के बाद तो नॉर्मली शुगर लेवल ज़्यादा हाई होता है और एनर्जी आनी चाहिए, बट ऑपोजिट हैपेंस विद दिस पेशेंट, और हमेशा थकावट से ज़्यादा होती है। शुगर क्रेविंग, जब सो के उठता है उससे शुगर क्रेविंग होती है, खाने के बाद शुगर क्रेविंग होती है, और मजे की बात है शुगर क्रेविंग उसकी सेटिस्फाई नहीं होती है। अगर किसी ने मिठाई उसके सामने करे, एक लड्डू उठाएगा तो थोड़ी बहुत गुलाब जामुन भी नजर होती है। तो ये इस तरह का मामला ये, बट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी, वी मस्ट कीप इट इन माइंड। नॉर्मली हम उस पर गुस्सा करना शुरू करते हैं, उसके बस में नहीं है, इट्स पार्ट ऑफ द डिजीज दैट पर्सन इज अंडरगोइंग, तो इससे वो इसलिए सेटिस्फाई नहीं होता है। और लंच के बाद स्पेशली दोपहर का खाना जो है उसके बाद बहुत बुरी हालत होती है, बिल्कुल क्रैश करता है, लेट जाने को दिल करता है। लेकिन कोई जिंदगी निज़ाम चलाना है, ऑफिस है, बाकी काम करने हैं, तो आदमी फिर कैफीन का सहारा लेता है, या कॉफ़ी पिएगा, चाय पिएगा, तो उससे फिर अपने आप को थोड़ा सा एक्टिवेट कर लेता है। इसी तरह सोने में पेशेंट को बड़ी मुश्किल पेश आती है, बेड पे चले जाता है लेकिन फॉर आवर्स टुगेदर उसे नींद नहीं आ रही होती। तो ये तो सिम्टम्स लिस्ट किए, और वेकिंग अप फ्रेश अनफ्रेश होती है। एक्चुअली नींद अगर सो भी ले 6-7 घंटे की नींद आ जाए तो फिर वो अनफ्रेश होता है, और यहाँ पे तो नींद नहीं आ रही मेरे लेक्चर के अंदर। ये हमने इसमें लिस्ट नहीं किया हुआ, लग रहा है कि सारे सिम्टम्स हमारे। हाँ जी, ये बात सही है, ये बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है। ये सिम्टम जो हैं ये अक्सर हमारे अंदर होते हैं, बॉडी बोल के बता रही होती है। अल्लाह ताला का निज़ाम बहुत ही सेफ्टी कॉन्शियस है, अचानक कोई डिजीज नहीं आती, बोल के बता रही होती है बॉडी, लेकिन हम बस उसे ओवरलुक कर रहे होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं। लूज वेट, अनएबल टू लूज वेट, ये बहुत अहम ऐसे पेशेंट का होता है। नॉर्मली मेथडोलॉजी क्या अप्लाई होती है वेट लूज करने के लिए? दो ही तरीके जल्दी इस्तेमाल करते हैं, एक है जिम है या फिर आप डाइटिंग करते हैं, ये दोनों ही फेल हो जाते हैं।
जिम करेगा वेट रिड्यूस होगा, लेकिन किसी वजह से 2-4 हफ्ते अगर वेट नहीं कर सके एक्सरसाइज तो वेट ऐसे दोबारा शूट करता है। उसकी रीज़न ये है कि इसके अंडरलाइन कॉज खत्म नहीं किया होता। थ्रू जिम एंड एक्सरसाइज और वर्कआउट हम क्या कर रहे होते हैं, जो प्रोडक्ट होती है, जो फैट बन गई होती है, उसे बर्न आउट कर रहे होते हैं। बट व्हाई दैट प्रोडक्ट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, उसकी कोई रीज़न हम अटेंड नहीं कर रहे होते। इसी तरह डाइटिंग का मसला है, डाइटिंग में भी हम अपने आप को स्टार्वेशन की तरफ ले जाते हैं, लेकिन जैसे वो किसी खत्म होती है डाइटिंग हफ्ता 10 दिन में, तो दोबारा वेट नहीं गिरते। तो सब मेथड्स फेल होते हैं और ये होने ही होते हैं क्योंकि इसकी रीज़न हम रिमूव नहीं कर रहे। ये नंबर 9 जी? नंबर 9 क्या है? शुगर क्रेविंग अनसेटिस्फाइड विद स्वीट्स। अच्छा, यदि with स्वीट्स sweets। मिल भी जाती हैं तो फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं होता, हमेशा अर्ज ज़्यादा होती है, मांग ज़्यादा होती है और भी कुछ हो जाती है। मैंने कई पेशेंट को देखा है, वो जैसे एजेड पेशेंट और रात को वो क्या है मीठा नहीं दिन में देते घर वाले, तो रात को वो चुपके से किचन में जाके मिठाई निकाल के खा लेते हैं। जो पकड़े जाते हैं तो फिर वो अजीब सी चीज़ होती ये है, अक्सर होता है। ये अक्सर होता है। तो वो यही रीज़न है कि वो सेटिस्फाई नहीं हो पाते, अंदर इतनी तलब होती है ना, स्ट्रॉन्ग तलब होती है कि दे कैन नॉट डू इट, और ना ही उनसे तकाजा करना चाहिए, कॉज उसका रिमूव करना चाहिए। मेंटल सिम्टम्स भी आते हैं इसके अंदर, इसको भी हम अक्सर इग्नोर कर रहे थे या अलग रख रहे थे। डिप्रेशन भी आ सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, शिज़ोफ्रेनिक सिम्टम्स तक भी इसमें आ सकते हैं। डिमेंशिया का भी बहुत बड़ा कॉज है ये। एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन ये फीमेल हार्मोन है, ये इंक्रीज कर जाते हैं, इससे इनफर्टिलिटी होती है। बांझपन जो है अक्सर अमेरिका के अंदर भी बताते हैं खुद, ये बहुत बड़ा रीज़न है उसका। हिर्सुटिज्म, खातन को रिश्तों पे जहाँ बाल नहीं होने चाहिए, चेहरे पे बालों पे बाल निकल आते हैं, और फिर हमें पता है कि गलत इंडस्ट्री चल पड़ती है, अच्छा खासा कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। इसकी रीज़न रिमूव नहीं की जाती, बस इसको ओवर से ट्रीट किया जाता है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज, इसके बहुत बड़ी रीज़न ये इंसुलिन रेजिस्टेंस बनती है। ऐसे मेल हार्मोन एरोमेटेज ये भी इंक्रीज कर जाता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होती है, दिमागी ताल्लुकात में प्रॉब्लम्स आते हैं। मैन बूब्स, इसमें आप देखेंगे कि ये छाती जो है बढ़ती, ये भारी ज़्यादा नजर आएगी, आपको दूर से नजर आ रहा होता है, यहाँ से बड़े होते हैं। बाकी बेसिटी भी होती है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा फैट डेपोजिशन होती है। प्रोस्टेट इलाजमेंट होती है, बीपी इंक्रीज करता है, कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज करता है, ट्राइग्लिसराइड ये पहले बात कर चुके हैं, और हार्मोन इम्बैलेंस भी होता है, इसमें थायराइड भी इन्वॉल्व है, दूसरे हार्मोन। तो ये चंद चीज़ें हैं जो लिस्ट की हैं। ये जरूरी नहीं है कि सारी की सारी किसी शख्स को हो तो फिर हम कहेंगे से लेबल करें। किसी के हर बॉडी मेकअप डिफरेंट होता है, लेकिन इनमें से अक्सर बेशतर मौजूद हों और फॉर लॉन्ग पीरियड के लिए हो, देन विल से कि वे इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रॉब्लम। कभी कभार कोई चीज़ हो जाए तो वो उस कैटेगरी में नहीं आती। बहरहाल ये चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं, ये बॉडी खुद बोल के बता रही होती है, लेकिन इसके अलावा कुछ बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें भी हैं। एक है सिंपल टोटका है कि आप ऐसे सीधे खड़े हो जाए और अपने पाँव पे देखिए कि यहाँ से तरह से नेक बेंड करके टोज को देखिए। अगर टोज नजर आ जाती हैं तो इट मीन यू आर सेफ, बट इफ देयर इज प्रोड्यूस लाइक दिस ओवर हियर इन द belly and you can see the toes, it means you are definitely a candidate for insulin resistance। एक तो ये चीज़ें, बहरहाल ये यहाँ तक अभी जो बातें की हैं ये जनरल बातें हैं, इनको मेजरेबल नहीं किया जाता, फीलिंग वाइज हैं। जो मेडिकल चेक टेस्ट होता है इसका, जिसमें डॉक्टर ट्रीटमेंट करेगा, वो HOMA-IR कहलाता है। इसमें फास्टिंग ब्लड शुगर होती है, फास्टिंग इंसुलिन होती है, उसको सर्टेन फार्मूला में यूज़ करते हैं। अल्टीमेटली फिगर जो है 1 की फिगर होती है। 1 से नीचे अगर है तो बस ठीक है, अगर 1 से ऊपर चला गया है इसका आंसर तो डेफिनेटली वो फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस है। और कई पेशेंट्स का बहुत ज़्यादा इसने देखा है, 8-9 तक भी चला जाता है, और इससे डबल हो जाए तो अच्छे खासे प्रॉब्लम आने शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो हमें गाइड कर रही हैं कि कितनी इंसुलिन रेजिस्टेंस है और कैसे इसको क्योर करना है। ये वाला जी, ये HOMA-IR थोड़ा टेक्निकल है, इट्स मोस्टली रिलेटेड टू फिजिशियन बेसिकली, पेशेंट के से ताल्लुक इतना नहीं है। एक बार ऐसे फास्टिंग ब्लड शुगर इनटू फास्टिंग इंसुलिन के टेस्ट नहीं होता है जनरली यहाँ पर, बड़े कम डॉक्टर्स कराते हैं। मैंने कहीं लिख के भेजा तो वो हैरान होते हैं जब ये टेस्ट कहाँ से आ गया। तो फास्टिंग इंसुलिन उसकी चेक की जाती है और उसको फिर 405 पे डिवाइड किया जाता है। तो एक फार्मूला है, इससे HOMA-IR पता चल जाता है, और ये डॉक्टर बताएगा फिर आपको चेक करने के बाद कि कहाँ पर स्टैंड करते हैं। तो ये 1 से नीचे रहना चाहिए,
1 से अगर ऊपर 2 अगर हो गया तो मतलब 100% आप ज़्यादा डेंजरस एरिया में जा चुके हैं। और जो सिम्टम्स पहले ने बात की है बॉडी लैंग्वेज की, उनमें से अक्सर सिम्टम्स आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे। चलिए जी, यहाँ तक तो हो गया। कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक जी? ये जो एक टेस्ट होता है जो वो 3 months का अच्छा जी, is this different than It is very much different from that, but that is called HbA1c। तो वो बेसिकली आपको सिर्फ शुगर को बता रहे हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर है कि उस दिन की फास्टिंग शुगर क्या है। एक है उसके जैसे आपके हीमोग्लोबिन के ऊपर अफेक्टेड रहते हैं, तो लास्ट 3 months जैसे वेरिएशन आई होती है, किसी कम किसी ज़्यादा, तो उसका वो देख लेते हैं कितने आपका हीमोग्लोबिन इफेक्ट हुआ। तो वो जो है वो आपका सही लिमिट में होनी चाहिए, और दैट इज 5.7% से नीचे नीचे रहना चाहिए। जैसे 5.7% से अगर आप ऊपर हैं जिसको प्री डायबिटिक हो गए हैं, और 6.4% से अगर ऊपर चला गया है तो यू पक्का प्रॉपरली डायबिटिक। तो वो सिर्फ डायबिटीज को मेजर करने के लिए, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए, दोनों डिफरेंट है जी। एनी अदर क्वेश्चन भी है? तो अभी हम देखा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होती है, उसके इफेक्ट्स क्या हैं, बैड इफेक्ट्स क्या होते हैं उसके ऊपर, और थर्ड हमने ये अभी तक देख दिया कि उसके इफेक्ट्स क्या क्या आते हैं बॉडी के ऊपर, सिम्टम क्या है, ये कैसे पता कैसे चलता है मुझे इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन सो फार, देन द नेक्स्ट इज ऑब्वियसली आपने बताया था कि आप खड़ी हो अपने टोज को देखें, उससे सिम्टम्स का पता चलता है, वो क्या? उससे सिर्फ सिंपल पता चलेगा कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है या नहीं। अगर टोज नजर आ रही है तो बेली फैट नहीं है आपका, और बेली फैट इज वन ऑफ द मेजर सिम्टम्स ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। But sir, you can sorry. You can still have insulin resistance even if you can see your toes, because I think I can see my toes, but I am in insulin resistance right now. So You can see your toes. I can see my toes, Yes, but you're I do have belly fat, but not so much that I I can't. ये बात मैंने बात करो, जनरल बात कर रहे हैं। हाँ। फिर कई फैक्टर ऐसे आ जाते हैं जिसमें फैट डेपोजिशन नहीं हो रही होती, उसमें थायराइड का काफी दफा रोल होता है। थायराइड ऐसा हार्मोन है जो बॉडी का हर सेल के दूसरे रिसेप्टर्स मौजूद हैं, तो कई और फैक्टर्स आए थे, बट मोस्टली 80-90% केसेस में ये आपको वैलिड नजर आएगा, बट एक्सेप्शन आर ऑल। प्लीज। सर मैं ये पूछ रही थी कि जो फैटी लीवर है आजकल ये हमारे बहुत ज़्यादा नॉट कॉमन भी हो गए और काफ़ी लोगों में इसकी बातें भी हो रही है, तो एक्चुअली ये है क्या चीज़? ये फैट्स के अंदर इन्फ्लेटेशन होती है, लिवर के सेल्स के अंदर इन्फ्लेटेशन होती है फैट्स की, और ये बहुत हार्मफुल है। नॉर्मली पीपल टेक इट वेरी लाइटली, सो मच आई थिंक डॉक्टर्स आल्सो टेकिंग इट वेरी लाइटली। ग्रेड 1 पे होता है तो कोई बात नहीं है, वो आजकल बड़ा कॉमन है जी। ये जुमला है जिससे रियली किलिंग है, वेरी मिसगाइडिंग, ये बड़ा कॉमन है जी। अगर कोई चीज ऐसी कॉमन हो जाए दैट डजंट रिड्यूस इट्स ग्रेविटी। तो जैसे इसके अंदर फैट्स डिपोजिशन होती है, फैट्स डिपॉजिट होती है, तो इसके अपने फंक्शंस हैम्पर हो जाते हैं, और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। ये बेतहाशा केमिकल, मोर देन 500 काम है जो करता है, कुछ केमिकल प्रोड्यूस करने होते हैं, कोलेस्ट्रॉल ही बनाना होता है, तो सारे के सारे चीज़ें वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, या तो बहुत कम हो जाएंगे या ओवर एक्सेसिव हो जाएंगे। तो इसको किसी तरह भी इसमें कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। जैसे ही आपको पता चले मेरा फैटी लिवर हो रहा है और माइल्ड है, वहीं पे इसकी ट्राई हो। इसको नॉर्मली इसलिए भी ज़रा ओवर लुक किया जाता है डॉक्टर की तरफ से कि लिवर के लिए ट्रीटमेंट्स नहीं है। जो भी हम मेडिसिन लेते हैं, केमिकल मेडिसिन लेते हैं, दैट हैज़ टू बी प्रोसेस्ड थ्रू लिवर, दैट हैज़ टू डैमेज द लिवर। इतना से डैमेज करे या ज़्यादा डैमेज करे, दैट विल डिपेंड ऑन द सिवियरिटी ऑफ द केमिकल। तो हर केमिकल मेडिसिन क्योंकि उसे डैमेज कर रही होती है, इसलिए शुरू में क्योंकि कंट्रोल नहीं उसका तो थोड़ा सा उसे लाइटली लेके चल रहे होते हैं, लेकिन है बहुत So about insulin resistance, how young can it start? Can it और start young from it can young? start. Can it start from your teens? Can it start from even younger? I believe I was very young when I had insulin resistance. So, and I think my son had it too. I have seen the patients in early teens also. और लेकिन कॉज जो मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा बैड फूड हैबिट मिलता है। केमिकल फूड्स और जितने भी इससे डिपार्टेड फ्रॉम द नेचर, जितने दूर हम फूड ले रहे होते हैं वो इसको अफेक्ट कर रहे होते हैं। वो बहुत बड़ा कॉज है, बहुत बड़ा कॉज है।
कुछ और कॉजेज भी हो सकते हैं हेरिडिटरी कॉजेज, लेकिन हेरिडिटरी बहुत रेयर होते हैं, बहुत। शुगर के बारे में स्पेशली बहुत जल्दी लेबल कर देते हैं डॉक्टर, जब आपके पेरेंट्स होते हैं जी तो आपको हो गई। अगर ये स्टेटमेंट आए आफ्टर गेटिंग सर्टेन टेस्ट डन तो फिर तो वैलिड है, अदरवाइज नहीं, कतई नहीं है। ऐसे कैसे आप कह सकते हैं किसी वजह से? आप उसको ट्रीटमेंट करें, उसको रिकवरी दें पेशेंट को, तो ऐसे तो नहीं कहना चाहिए। फैमिली हिस्ट्री नहीं इसमें आता। फैमिली हिस्ट्री का बहुत कम रोल है। फैमिली हिस्ट्री सिर्फ टेंडेंसी दिखा देती है, लेकिन फैमिली हिस्ट्री ये नहीं आपको कहेगी आप यू कैन नॉट कम आउट ऑफ इट, यू कैन वेरी वेल कम आउट ऑफ इट डिस्पाइट इवन फैमिली हिस्ट्री। जैसे शुगर लेवल बढ़ जाता है, शुगर लेवल कम भी होता है बॉडी में किसी बंदे की, बिल्कुल शुगर लेवल कम हो जाता इसकी है, भी कोई इसी से रिलेटेड वजह है या? बिल्कुल इससे रिलेटेड वजह बिल्कुल। आई हैव दैट प्रॉब्लम। अच्छा, उसमें फिर ऐसे केसेस रेयर होते हैं, ये उसके रीजन भी देखनी होती है कि देयर एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन हो रही है। एब्नॉर्मलिटी, एब्नॉर्मली कहलाएगा ना, बहुत कम भी एब्नॉर्मल है, नॉर्मल अबव नॉर्मल भी एब्नॉर्मल कहलाएगा, तो वो भी केसेस आ रहे हैं और वो भी रिकवर हो सकती है, वो कंट्रोल हो जाएगी। अब जब आगे चलेंगे तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा कैसे होगी इंसुलिन बेसिकली। डॉक्टर साहब, इसका शुगर का ज्यादा होने का ताल्लुक अगर आप दफ्तर से घर पहुंच रहे हो उधर भी होता है ये? वो फिर ज़्यादा आगे हम देखेंगे, आगे से जाएगा। हाँ कॉर्टिसोल एक चीज होती है, सुबह का बनाता है। बाकी क्वेश्चन एंड पे देख लेंगे इसको मुकम्मल। ठीक है जी, आप माजरत के साथ मेरा नाम जफर इकबाल उमर है, नुमादे उर्दू के लिए मैं काम कर रहा हूँ। आपने बड़े फ्रूटफुल किस्म के टिप दिए हैं, लेकिन अगर कौमी जवान को भी साथ रखते तो मेरा ख्याल मेरा जैसा अनपढ़ भी कुछ ज़्यादा समझ। वो शुगर का नाम भी ले लेंगे। ठीक चीनी के चीनी। ये अच्छी ऑब्जर्वेशन है, चीनी की शक्कर अच्छी ऑब्जर्वेशन है, इसलिए हमने कोशिश ये की है। पहले मेरी मेडिटेशन जुबान का बड़ा वसी दामन है, ये मोती अपने अंदर बहुत सारी जबान जाते की कार्रवाई शुगर ना साथ रोकने से अच्छा, इसमें भी बेस्ट नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये जो इस तरह की गुफ्तगू है बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसको हम जरा इसके बाद अगर रख लेंगे ना, चाय का सेशन इसीलिए रखा हुआ लोगों ने, वो चाय के साथ लिंक है कौमी जबान। कौमी जुबान में कोई भी इस तरह क्वेश्चन आ जाए, कोई भी इस तरह क्वेश्चन आ जाए, मैं तो आपके ऑफिस भी आ जाऊँगा, मैं ओवरऑल बंदों के लिए क्या ठीक है। आप इस्लाह करना चाह रहे हैं लेकिन ये मौका नहीं है, ठीक है जी, बताइए। ठीक है, आपको कितनी अच्छा लगता है जी बताइए, कोई बात नहीं। अभी पहले आप फैटी लीवर की बात कर रहे थे, तो उसमें मिल्क थिस्सल जो है वो हेल्प करता है फैटी लीवर को? ये भी हम आगे आएंगे, आपको पता चलेगा किस रास्ते से चलना फिर ये चीज़ें हेल्प करेंगी, और पार्टली चलेंगे ना तो फिर ये कोई जवाब नहीं मिलेगा। एनीवे जी, तो अभी हम ऑब्वियसली नेक्स्ट इंसान के अंदर डिमांड आती है, अगर ये चीज़ प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन क्या है, मुसीबत से कैसे निकला जाए। तो इसके दो सोल्यूशन हैं। एक तो पुराना तरीका है जो कि 1923 में इंसुलिन डिस्कवर हुई थी, उससे चल रहे थे, 100 साल हो गए इसको अप्लाई किए और इसी में अभी तक चलते हैं। इसमें क्या होता है, मेडिसिन दी जाती है, मेटफॉर्मिन कहलाती है, और इस पर या इंसुलिन दी जाती है ब्लड शुगर कम करने की। ये करती है कि पेनक्रियाज को मजीद सिग्नल देती है कि और इंसुलिन पैदा कर दो, कम पैदा कर दो। पहले वो काफ़ी ज़्यादा कर रहा है तो उससे मजीद और पैदा करवाई जाती है, और इससे क्या होता है कि एक्स्ट्रा इंसुलिन आगे फिर वो काम कर देती है कि अल्टीमेटली शुगर जो ब्लड वेसल्स के अंदर घूमती फिर रही है उसे क्रैम्प कर देते हैं, सेल्स के अंदर डाल देते हैं। इससे फ़ायदा भी होता है, लेकिन इससे नुकसान ये होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। ज़बरदस्ती आपने इंसुलिन पैदा करवा दी वहाँ से पेनक्रियाज से, और जो शुगर थी उसको भी अंदर सेल्स में डाल दिया ज़बरदस्ती, लेकिन इन द बार्गेन व्हाट यू हैव डन दैट यू हैव इंक्रीज द इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो अभी तक जो हमने देखा था कि इंसुलिन रेजिस्टेंस असल मुजरिम है, अगर उसी को हमने ज़्यादा स्ट्रेंथन कर दिया किसी मेथोडोलॉजी से तो वो कोई अच्छा सौदा नहीं हमारी। फैट सेल्स के लिवर में भी और सेल में फैट डिपॉजिट होने शुरू होता है कि एडवांटेज इसमें ये है कि ब्लड वेसल्स में आप कामयाब हो जाते हैं पेशेंट को दिखाने के लिए। देखो भी मैं हमने दी इंसुलिन दी और टेस्ट करवा रहा हूँ,
अभी टेस्ट करो देखो, पहले तुम्हारी शुगर 180 थी और तुम्हारी 120 आ गई, तो कितनी अच्छे। लेकिन वो कहाँ गई? 180 से 120 में जो आई वो 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, वो कहाँ गई है ये हमें नहीं बताया जाता। वो या तो आप कहेंगे यूरिन से सिक्रीट कर दी हमने, या फिर प्रोसीजर से हमने बाहर निकाल दी। वो शुगर कहाँ चलेगी? वो शुगर कहीं नहीं गई, वो हमारी बॉडी के अंदर छुपा दी गई है, सिर्फ ब्लड वेसल के अंदर से निकाली गई है। तो ब्लड वेसल को हम टेस्ट करते रहते हैं हर दफा, तो यहाँ से निकाल के वो अपने ब्लड सेल्स के अंदर क्रैम कर दी जाती है, वहाँ छुपा दी जाती है, उसका टेस्ट नहीं होता। तो ये एक चीज़ है जो पेशेंट को मुतमईन कर देती है, पेशेंट खुश हो जाता है, और एक एक्चुअली पेशेंट के साथ मामला कुछ और होता है। तो इसमें डिसएडवांटेज है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की इंक्रीज होती है। जैसी इंसुलिन रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी है तो वो सफ़र आपका तेज होता है। इट हैज़ टू बी देयर, लॉजिकल है बिल्कुल। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रही है और वो सफ़र लाजमी तेज होता है। इसीलिए अगर आप देखें, खुद जाके ऑब्जर्व करें, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में कभी चले जाएं, किसी भी पेशेंट को पूछे भैया क्या हो गया, तुम्हारा हार्ट अटैक का मसला हो गया, हार्ट के मरीज बन गए हो, क्यों, क्या हुआ? वो कहेगा मुझे 10 साल से शुगर थी, 15 साल से मुझे प्रॉब्लम थी। तो डेफिनेटली शुगर आपको पीछे नजर आएगी। 10-15 साल क्या किया, उसकी शुगर को हम सिर्फ छुपाते रहे, टालते रहे, और अल्टीमेटली जब हार्ट का पेशेंट बन गया तो उसने कहा ये तो नई बीमारी है, ये तो होना था, कोई बात नहीं है, इसे तो हो जाते हैं, तो आइए आपको स्टंट डाल देते हैं या आपको कैबिज कर देते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो कि नॉर्मली होती है। पर इस मेथड से ये फ़ायदा भी होता है और ये नुकसान है, तो ये आपको खुद डिसाइड करना होता है कि क्या। न्यू सोल्यूशन जो इसके बारे में आया है, नई रिसर्च जिसकी है, वो ये है, उसमें थोड़ा सा हमने उसी पिक्चर से हेल्प लेनी है। इसमें हमने देखा था कि इंसुलिन रेजिस्टेंस बेसिक कॉज था, और इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस दरवाजे सब होते चले जा रहे हैं, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस डिपेंड करती है इंसुलिन के ऊपर। जितने इंसुलिन बढ़ती जाएगी उतना वो बढ़ जाएगी। तो इसके ऑपोजिट भी ट्रू है, अगर हमने इसको कम करना है तो इधर क्या चीज़ कम करनी चाहिए, इधर इंसुलिन कम करनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये इंसुलिन के साथ रिलेटेड है। इंसुलिन कैसे कम होगी? शुगर से कम होगी। शुगर जितनी कम करेंगे इंसुलिन कम होती जाएगी, जितनी ये कम होती जाएगी ये रेजिस्टेंस ऐसे से कम, ठीक है। ये कॉमन सेंस की बात है। इसी पे रिसर्च हुई, उन्होंने कहा अच्छा करके देखते हैं, और फिर उन्होंने की है, बहुत रिसर्च की इसके ऊपर, कई केसेस स्टडी किए, रैंडम कंट्रोल ट्रायल्स किए, और अल्टीमेटली उन्होंने कहा ये मेथड बिल्कुल सही दिखा है इसके रिजल्ट से। तो किया क्या है उन्होंने, इंसुलिन जिसे कार्बोहाइड्रेट्स खत्म किए क्योंकि शुगर हमने खत्म कर दिए, और शुगर खत्म की क्योंकि इंसुलिन खत्म कर दी, इंसुलिन खत्म कर दी। तो ये मेथड है जो अडॉप्ट करते हैं। इससे होता क्या है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाती है। ये अंडरलाइन कॉज है ऑल दिस डिजीज। स्लाइड रिपीट करते हैं क्लास का। ये वाली हाँ जी, कार्बोहाइड्रेट हमें असल में शुगर इंसुलिन खत्म कर दी है ना, या कम से कम कर दी, उसके लिए शुगर कम होनी चाहिए, शुगर कम करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स कम होनी चाहिए। ये कार्बोहाइड्रेट खत्म करेगी, शुगर खत्म हो जाएगी, शुगर खत्म हो जाएगी। जैसे इंसुलिन खत्म होगी या कम होगी तो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। ये सबसे बड़ा मुजरिम, हम पहले उसको स्टडी कर चुके हैं। जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी ये सफर वापस आपको स्टार्ट हो जाएगा। अब किसी भी स्टेज पे हो, हार्ट के पेशेंट है वहाँ से वापस आ जाए, किसी भी स्टेज पे हो ये वापसी हो जाएगी। अब वापसी ऑब्वियसली ऐसे नहीं हो जाए क्लिक से मैंने कर दिया यहाँ पर, इट इज गोइंग टू टेक मंथ्स एंड ईयर्स टुगेदर, बट डेफिनेटली यू विल सी द रिजल्ट्स। कार्ब्स को कंप्लीटली निकाल देंगे कुछ अमाउंट का, वो भी हम आगे आते हैं क्या सोचें कितना करना है कितना नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ अंडरस्टैंड किया है कार्बो, अगर इंसुलिन खत्म कर दिया तो कार्बोहाइड्रेट को हमने कुछ ना कुछ कंट्रोल करना है। तो ये है जी जो सेकंड मेथड है। लेकिन सेकंड मेथड आ तो क्या समझ हमें, लेकिन इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि इसमें जैसे हम इंसुलिन खत्म करने के लिए शुगर खत्म करते हैं, शुगर खत्म करते हैं कार्बोहाइड्रेट खत्म करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट तो हमने शुरू में बात की थी कि ये तो हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये एनर्जी देता है ना, ये शुगर में कन्वर्ट होता है, शुगर फिर वहाँ पे जाती है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर हम इसको खत्म कर देंगे तो एनर्जी कहाँ से आएगी? तो इसका बिल्कुल इसका मतलब यह है कि हमें कुछ ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी ढूंढने हैं। जैसे हमने पेट्रोल में किया है, पेट्रोल में फ्यूल में किया है, तो देखा ये फॉसिल फ्यूल है, तो फ़ायदा बड़ा है इसका, सस्ता भी है, लेकिन इसे हमने ख़त्म करना है। पॉलिटिकल रीजन भी हैं,
लोग ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं और उसकी पोल्यूशन भी है, तो हम ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ गए हैं। सोलर एनर्जी आ गई है, विंड एनर्जी आ गई है, कोई और एनर्जी जैसे ढूंढ रहे हैं। तो ऐसे यही हाल यहाँ पर है। ये जब एनर्जी हमें ये दे रहा है तो हमें ऑल्टरनेट सोर्सेज ढूंढने हैं। सोर्सेज जो हैं वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं एंड देयर 3 सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स बात कर चुके हैं, दूसरा प्रोटीन है एंड थर्ड वन इज फैट। इन तीनों से एनर्जी हासिल होती है, लेकिन इसमें प्रोटीन का रोल जो है एनर्जी वाइज बड़ा कम है। मोस्टली प्रोटीन इज यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेल्स, एनर्जी का रोल इसका कम है। तो मेन कंपेटिटर्स जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स। और कार्बोहाइड्रेट को ख़त्म करेंगे आप तो लाजिम बात है फिर सारी की सारी एनर्जी आपको फैट से लेनी पड़ेगी। तो ये है सोल्यूशन जो हमारे पास आ रहा है, कोई कार्बोहाइड्रेट्स एंड टेक सेफ फैट्स। लेकिन जैसे ही आप कहते हैं तो बहुत बड़ा धमाका हो जाता है पूरी बाजार में। तो कहते हैं क्या बात कर रहे हैं, मरने लगे। आप कहेंगे जी मैंने मक्खन खाना है, मैंने फलां चीज़ खानी है, तो कहेंगे तो मेरा तो जल्दी वक्त आ जाएगा, किस डगर पे चले हो। तो यहाँ पे हमें फैट फोबिया जो है वो प्रॉपर फुल तरीके फुल बोर जो हमारे माइंड पर अटैक कर दिया जाता है। तो फैट फोबिया से निकलना है, ये बहुत ज़रूरी है। अभी तक जो हमने बात की है उससे फैट्स की तरफ जाना ज़रूरी है, लेकिन फैट से जाने की सबसे बड़ी रुकावट ये डर है, खौफ है जो पैदा किया जाता है। ये तो हमारे अंदर डाल दिया गया है। डाल दिया गया। तो इससे निकला कैसे जाए? इससे निकलने के 2 रास्ते हैं। किसी भी मतलब काली बिल्ली अगर गुजर गई तो आप उसे तो मारे जाएंगे, ये है ना, डाला जाता है जहन के अंदर। लेकिन इससे कैसे निकलते हैं फोबिया से? फोबिया से ऐसे निकलते हैं कि आप बार बार काली बिल्ली को गुजार ले आगे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये पहला तरीका तो ये होता है। 2 तरीके हैं इसके। पहला है कि अपना नॉलेज और अवेयरनेस बढ़ाएं। काली बिल्ली का भी मैकेनिज्म है, क्या चीज़ है, उस बेचारी को होगी बाई चांस रंग काला हो गया, दूसरी बिल्लियों की तरह है। जितना भी नॉलेज बढ़ाएंगे, अवेयरनेस बढ़ाएंगे तो आप उस खौफ से निकल आएंगे। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप ऐसे लोगों से मिलें जो कि इस तरह से पहले चल चुके हैं, हमारे पास आए, बहुत से पेशेंट आपको मिल जाएंगे। अगर नहीं आ सकते किसी वजह तो बड़ा ईजी है, नेट पे रिसर्चेज अवेलेबल है, टॉप क्लास लेवल रिसर्चेज है जिसको कोई रिफ्यूट नहीं कर सकता है, वो रिसर्चेज को स्टडी करें। तो ये 2 एस्पेक्ट्स हैं फैट फोबिया से निकलने के लिए। फैट फोबिया से निकलना बहुत ज़रूरी है। फॉर दैट रीजन आई टेक लिटिल टाइम। जो जी आप मेरे करीब आ गए, कुछ जल्दी खत्म करने का तो नहीं है टाइम पे करना है। ये है 10 मिनट्स नहीं आप इससे करें, ठीक है। मैं जस्ट क्विकली कंटिन्यू। तो ये 2 चीज़ें हैं जिससे हमें देखना है फैट फोबिया निकलना। तो इसे मैं दोनों को थोड़ा सा टच करना चाह रहा हूँ यहाँ पे क्विकली। नॉलेज वाइज जो है बेनिफिट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल में देखने हैं, ये बहुत एसेंशियल पार्ट है हमारी जो सारे के सारे सेल वॉल से बनती है। ब्रेन इटसेल्फ जो है इसके 60% जो है वो इसके ऊपर फैट्स पे शामिल है। हार्मोन से बनते हैं, बाइल्स है, रिपेयर ऑफ टिश्यूज होते हैं, विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन होती है, सब देखते हैं, लेकिन इससे पहले और भी ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल की पूरी रिक्वायरमेंट जो हमारी पर डे वो 4000 मिलीग्राम है। और इसमें मज़े की बात यह है, अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम किया है कि 3000 मिलीग्राम बॉडी खुद पैदा कर लेती है। ऐसे अच्छा सिस्टम है। लिवर 1000, सारे बॉडी सेल्स 1000 की है, ब्रेन सेल्स 1000 है। इससे हमें डेली यूज का 3000 या 25% जो है बॉडी खुद पैदा, 75% पैदा करती है, 25% बाहर से देना पड़ता है, वो भी हमने देती है। यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी है कि बॉडी हमारी वेरी वेरी सेफ एंड इंटेलिजेंट मैकेनिज्म। बॉडी के अंदर जो होता है बॉडी अपने अगेंस्ट कोई चीज़ पैदा नहीं करेगी जो उसके लिए हार्मफुल है। तो जो अगर पैदा कर रही है जिसका मतलब कोलेस्ट्रॉल इज वेरी मच सेफ एंड वेरी मच यूजफुल थिंग फॉर द बॉडी। दूसरा एक रिसर्च स्टडी में आपको शेयर करना चाहता हूँ, बड़ी टॉप लेवल की रिसर्च है, लीजन 85+ के नाम से आती है, इसलिए नाम है जी। लीजन बेसिकली हॉलैंड के एक टाउन है, वहाँ रिसर्च करी की थी। 85 ईयर्स के बाबियाँ जो थे उन्होंने इकट्ठे किए वहाँ पर, और उससे ऊपर की एज के, और इनको 10 ईयर्स के लिए स्टडी किया, और 10 गुड ईयर्स, बड़ी लॉन्ग रिसर्च थी। और ये भी ऐसे 50-60 लोग इकट्ठे नहीं किए, मोर देन 700 पीपल वर टुगेदर ओवर देयर, और वहाँ पर ये रिसर्च की गई है। 1986 से 1996 तक 724 पेशेंट्स थे टोटल थे,
और इसमें से इन्होंने क्या किया था कि इनको 3 कैटेगरीज में इन्होंने डिवाइड किया। कुछ लोग वो थे जिनका कोलेस्ट्रॉल ये लोग थ्रू स्टैटिन्स एंड थ्रू मेडिसिन इन्होंने लो किया और बिलो 200 रखा, जो हमें लिमिट दी जाती है लैब रिजल्ट से, 200 से नीचे रखा। दूसरा ग्रुप बनाया जो 200 250 तक रखा, और तीसरा ग्रुप ऐसा बनाया जो 250 से अबव इन्होंने जाने दिया। तो इन तीनों को उन्होंने देखा कि इनके क्या इफेक्ट्स आए हैं कोलेस्ट्रॉल के, हार्ट के ऊपर क्या आए हैं, बाकी चीज़ों पे। सबसे पहले ऑल कॉज मोर्टेलिटी में देखा कि जिनका कोलेस्ट्रॉल लो रखा गया था उनमें से 95% लोगों की डेथ हो गई, और जिनका सबसे हाई कोलेस्ट्रॉल जाने दिया था वहाँ कितना शो हो रही है 81%। तो अच्छा खासा डिफरेंस है ये ऑल कॉज मोर्टेलिटी। देखिए इसके अलावा भी देखा है मैंने कि कैंसर के अंदर इनमें से कितने परसेंट लोग कैंसर में कन्वर्ट हुए। 21% थे वो लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल लो रखा गया था, जबरदस्ती दवाई लेके लो रखा गया था, कैंसर में कन्वर्ट हो गया। और कोई 14% है जो कि जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई था वो लोग हो गए। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इस एज में बहुत ज़्यादा होती है, सांस की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये भी देखा कि 21% लोग जो थे लो कोलेस्ट्रॉल वाले इसमें चले गए, और सिर्फ 7% लोग थे जो कि हाई कोलेस्ट्रॉल लोग थे। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, 3 टाइम। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो तो आदमी क्या रहता है जनाब जी बहुत कम डिफरेंस है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, हर चीज़ के अंदर डिफरेंस है। हाइपरटेंशन में कितने लोग कन्वर्ट हुए, तो हाई कोलेस्ट्रॉल है 54%, जिनके लो कोलेस्ट्रॉल है 28%, ऑलमोस्ट डबल नंबर है। जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई रखा गया 250 प्लस, वो बड़े कम लोग हैं जो हाइपरटेंशन में कन्वर्ट हुए। स्ट्रोक क्या चीज़ होती है जी, बड़ी कॉमन है आजकल, आप ही बता दीजिए। हाँ जी, ब्रेन हैमरेज बिल्कुल ब्रेन की डिजीज कहलाती है, लेकिन होती है ब्लड वेसल्स की डिजीज है। ब्लड वेसल्स में कोई क्लॉट आ जाता है और ब्रेन का वो हिस्सा डैमेज हो जाता है, तो ब्लड सप्लाई रुक जाती है, और जिस साइड को भी कंट्रोल कर रहा होता है, राइट साइड को कंट्रोल कर रहा है, वो ब्रेन का हिस्सा पूरा राइट हिस्सा फॉलिज हो जाएगा। तो ये आजकल काफ़ी कॉमन है। तो स्ट्रोक के पेशेंट्स भी देखें इतना ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा फिनोमिनल डिफरेंस है। 50% जिनका कोलेस्ट्रॉल लो रखा गया था, और जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई रखा गया तो सिर्फ 2%। और इट्स वेरी मच अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि ब्रेन को बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल चाहिए। ब्रेन को कोलेस्ट्रॉल दे रहे हैं आप तो बड़ा सेफ रीजन में वो काम करेगा। और ये लास्ट CAD करोनरी आर्टरी डिजीज बहुत कॉमन है, जिसमें बाईपास भी होता है और स्टेंट भी डाल देते हैं। स्टेंट जो है बेसिकली कोई हार्ट की कोई ब्लड वेसल ब्लॉक हुई होती है, उसको वहाँ पे रास्ता बनाने के लिए अलग पाइप अंदर डाल देते हैं, उसे स्टेंट बोलते हैं। ये रिक्वायर्ड है, ये इमरजेंसी सॉल्यूशन है। आदमी की बुरी हालत हो रही है, हार्ट का हिस्सा डेड हो सकता है, इट्स वेरी मच रिक्वायर्ड। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि उसका स्टेंट डालने के बाद उसे बताया नहीं जाता कि भाई इसका जो कॉज था वो हमने बिल्कुल टच नहीं किया है, सिर्फ जो इमरजेंसी वाली सिचुएशन इससे निकाला है तुम्हें। तो ये कॉज जो पीछे पड़ा है तो 2-4 साल बाद 5 साल बाद कोई नई ब्लड वेसल पकड़ लेगा, उसको ब्लॉक कर देगा, ये नहीं बताया जाता। तो ये होता है कि चलो दोबारा आएंगे, दोबारा ब्रेक और नया डाल देगा। तो बहरहाल ये हमारी लिमिटेशन है ट्रीटमेंट में। तो यहाँ पे जो CAD में देखा तो वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट रेंजेस नजर आई, 47% और 11%, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इसमें। जिनके कोलेस्ट्रॉल हाई था उनमें बहुत कम लोग हैं जो कि CAD के पेशेंट